गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पीआईबी सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 26 जून है। आज हम 25 जून के जो आर्टिकल हैं उनका डिस्कशन करेंगे। और आपको पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, इसी नाम से वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। और उसके अलावा जैसे 2029 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको अभी से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो देखो, क्योंकि क्या है कि वीडियो के अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ मैं। तो आपको क्या है कि जैसे पीवाईक्यू और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो तो उसके साथ में आप करंट अफेयर को रिलेट कर सको। इसके लिए आप सिर्फ वीडियो देखो, उसके अलावा कुछ नहीं है ज़्यादा। और जैसे मतलब कुछ कीवर्ड आते हैं जैसे सॉइल नेलिंग, इस तरह से एक हिमालयन अवसंरचना से संबंधित है ना। मैंने बताया था कि है ना रोड वगैरह पे लैंडस्लाइड वगैरह ना हो, तो उसके लिए ना मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड बताए थे। सॉइल नेलिंग हो गया, फिर है ना वेटिवर ग्रास हो गई, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो वो आपके आंसर है ना इंग्लिश करेंगे, और आंसर राइटिंग है वो एक दिन के अंदर नहीं आएगी। तो उसको है ना कुछ कुछ जो कीवर्ड होते हैं उनको आप नोट करते हुए चलो, जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए कीवर्ड काम आते हैं। और वैसे डेढ़ डेढ़ जो साल है उसका है ना आपको करंट अफेयर करना होगा। तो वो आप उसी टाइम से आप देख लेना कि कब से आपको करना है, ठीक है। और लगभग 2 साल का भी पूछ लेता है, इस बार का तो ट्रेंड ये था, ठीक है। तो आप देख लेना। फिर उसके बाद में जैसे मतलब टॉपिक हैं, तो टॉपिक मैं शुरुआत में कई बार भूल जाता हूँ, मैं आपको बता दूंगा साथ में। और उसके अलावा जैसे पूरा करंट अफेयर इससे कवर नहीं होगा। जैसे आपको पीडीएफ वगैरह मतलब द हिंदू या फिर ना आप जो भी मंथली मैगजीन होती है तो उसको है ना आप देख सकते हो साथ में। उसको देखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये पीआईबी है तो इसके अंदर करना ही पड़ेगा। सबकी एक कॉमन दिक्कत है कि जैसे नोट्स कैसे बनाएं, सबका ये एक कॉमन क्वेश्चन है। और टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम मत दो, आप 45 मिनट दो, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे मतलब 30 मिनट का आपने वीडियो देखा और 15 मिनट के अंदर आपने कीवर्ड है वो हाईलाइट किए अपने नोट्स के अंदर, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। और मैं अभी तो थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं देख रहा हूँ मैं मंडे को जैसे अपना वीडियो होगा। अभी हो सकता है कि तबीयत ठीक नहीं हो, तो हो सकता है कि मैं मंडे को ही सीधा लूँ, वरना हम कल भी क्लास लेंगे। तो जैसे ही मंडे को है ना मैं देखता हूँ कि आपके लिए ना कुछ शॉर्ट नोट टाइप में ऐसे मैं बना के दिखाऊँ एक पेज के अंदर, एक दिन का जितना हो सकेगा। 2-4 दिन में मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वो आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं उसका आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है उससे। बाकी आपको खुद की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसका तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो बस यही है। और मतलब चॉइस क्वेश्चन 24 तारीख का जो था तो उसका तो आंसर है बी और सी। और 25 वालों का है बी और ए, ठीक है। एमसीक्यू का आंसर है। और आज थोड़ी तबीयत खराब है तो ये यहाँ पे 25 जून है, ये 26 जून लिखना चाहिए था। उसके अलावा मैं हाईलाइट भी नहीं कर पाऊँ, मुझे लगा कि बस अपनों को कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, इसलिए मैं लेके आया हूँ वीडियो, ठीक है। देखो आज पहला आर्टिकल है ना, ये है नेत्र। ये एक अवाकस सिस्टम है, ठीक है। जैसे मतलब आपको पता है कि जमीन के ऊपर है ना रडार सिस्टम होता है, जो एयरक्राफ्ट वगैरह या फिर है ना मिसाइल वगैरह ये आती हैं तो उनका पता लगा के, और जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, तो उसको है ना मतलब सचेत कर देता है। और फिर उसके बाद में वो डिफेंस सिस्टम है वो रेडी हो जाता है कि भाई है ना उसको हमें उड़ाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हवा के अंदर मान लो कि मतलब एक एरोप्लेन है, और उसी के अंदर है ना एक रडार सिस्टम लगा हुआ है जो हवा के अंदर ही रहेगा। जो जमीन के ऊपर रडार होती है, ऐसी रडार है ना हवा के अंदर जो मतलब एक एरोप्लेन टाइप में है या फिर एयरक्राफ्ट टाइप में है, उसके ऊपर लगा रहता है और वो घूमता रहता है। उसकी लगभग 5 घंटे की है ना कैपेसिटी होती है कि वो 5 घंटे हवा में रह के, और जो मतलब पूरा है ना सर्वेक्षण वगैरह इस तरीके से करता रहता है। रडार उसके अंदर ही लगी रहती है, तो हवाई तौर पे करेंगे तो क्या है कि थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। और जो हवाई हमले हैं या जमीनी हमले हैं कैसे भी होंगे वो सब कुछ है ना रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये है नेत्र। तो इसने क्या है कि जैसे मतलब अभी भारतीय वायुसेना को है ना डीआरडीओ ने इसको समर्पित कर दिया है, ठीक है। इससे रिलेटेड ये न्यूज है। देखो थोड़ा हाईलाइट नहीं कर पाऊँ, ये पहली बात तो ये साइंस टेक का टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर आपको लिखना है। और उसके अलावा जैसे नेत्रा के बारे में है, पहली पहली बात ये है कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। मैं हाईलाइट नहीं किया है तो मैं आपको यहाँ पे ना लिख के बता दूंगा, मतलब इस तरीके से मैं हाईलाइट साथ में कर दूंगा। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके अलावा प्रणाली का विकास है, ये डीआरडीओ ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना है, इसको दिया गया है, ये काम का नहीं है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा रणनीतिक महत्व है कि चीफ और डिफेंस स्टाफ वगैरह नेत्र प्रणाली को विश्वसनीय ऑपरेशन सिंदूर, जैसे मतलब हमारे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गई, इसके दौरान है ना ये चीज़ें मतलब सफल साबित हुई थी, तो इसलिए है ना हमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ना इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। इससे पहले क्या है कि जैसे मतलब हमने इजराइल है तो उससे भी है ना एक लिया था, तो उसमें अवाकस सिस्टम ही कहते हैं उसको भी। तो उसने मतलब फाल्कन अवाकस सिस्टम है शायद उसका नाम। तो वो क्या है कि 360 डिग्री पे है ना वो रोटेट करके वो पूरी तरीके से देता है। इसके अंदर 240 डिग्री है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 240 है और स्वदेशी है पूरी तरीके से, और फाल्कन वाला अवाकस सिस्टम है तो वो 360 है, ठीक है। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है,
तो आप देख रहे हो कि धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं वो करवा ही रहे हैं, उसके अलावा जो श्याम सर हैं तो वो हिंदी लिटरेचर है तो उसके लिए करवा रहे हैं, इसमें जीएस पेपर 1 2 3 4 उसके अलावा ऐसे ये सारी चीज़ों की आंसर राइटिंग आपको करवाई जाएगी। और बेसिक से शुरू होता है इसके अंदर कि है ना आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसके अलावा धीरे धीरे आपको है ना जैसे 1 2 महीने होंगे तो आपको है ना पूरा पूरा है ना थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो सर क्या है कि टेलीग्राम आईडी है इनकी, तो उनके थ्रू है ना आपको बताते रहते हैं कि आपको चैट आईडी मिलेगी, उसके थ्रू आपको कोई क्वेश्चन होते हैं या फिर आपके जो आंसर होते हैं उनको है ना ऑडियो फॉर्मेट के तौर पे है ना आपको चेक करके बताते हैं। तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ पे आप जाके और बात कर सकते हो। ठीक है, इस पे पूछ सकते हो कि आपको कोई और डाउट है तो। देखो अगला आर्टिकल है हमारा आरईपीएम स्कीम से संबंधित है। आरईपीएम का मतलब होता है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, जैसे मतलब अर्थ के अंदर रेयर मटेरियल होते हैं और उसके अंदर भी जैसे है ना आप देखते हो कि परमानेंट मैग्नेट होती है ना, वो जैसे मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम हो गया या फिर विंड टरबाइन वगैरह हो गए या फिर है ना जैसे मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह, इस तरीके से जो हमारे डिफेंस सेक्टर है तो उसके अंदर भी काफ़ी जगह है ना ये काम आती है। और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है, तो ये क्या है कि जैसे मतलब इंडिया के अंदर है ना जो मतलब हम स्वदेशी तरीके से इसको निकालने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास में कम है और पूरी तरीके से है ना हम मतलब चाइना पे आयात पे निर्भर हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कि मतलब हमें रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है तो इसको बढ़ावा देने के लिए मतलब इसका एक्सप्लोरेशन करने के लिए या फिर सारी चीज़ों के लिए हम ये स्कीम है ये लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसमें और देख लेते हैं क्या है। देखो पहली बात है कि आपको ये साइंस टेक के अंदर आएगा। दूसरा है कि ये 6000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष। ठीक है, इसका उत्पादन लक्ष्य है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है आपको। ठीक, फिर उसके बाद में जैसे ये NdPr ऑक्साइड, ये नियोडीनियन ऑक्साइड होता है, तो ये है ना मेनली जो हर जगह यूज आता है जो परमानेंट मैग्नेट है वो यही है। इसका यदि आपको कभी एग्जाम्पल लिखना पड़े मेंस के अंदर या प्री के अंदर भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है ये। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है ये। तो ये चुंबक है ना संपूर्ण मूल्य श्रृंखला वगैरह इस तरीके से आयात पे निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। ये ना आरएम्प स्कीम क्या है तो उससे संबंधित है कि ये दुनिया भर के जितने भी शक्तिशाली जो चुंबक है तो उनको है ना मतलब अ, मतलब भारत के अंदर ही है ना उनका उत्पादन वगैरह करना या फिर ना उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने से संबंधित है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसके अंदर हो जाता है, विंड टर्बाइन है उसके अंदर हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है जैसे मतलब स्मार्टफोन कंप्यूटर दूसरे गैजेट्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उसके अंदर आ जाएगा। और बाद में एरोस्पेस सिस्टम है, एरोस्पेस में जैसे मतलब अंतरिक्ष मिशन वगैरह इनके अंदर भी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके उपयोग हैं, ये मैंने हाईलाइट किए हैं वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख लेना। और ये नहीं है यहाँ पे मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप समझ जाओगे। अब अगला आर्टिकल है शतायु डैशबोर्ड। शतायु डैशबोर्ड से संबंधित है, इसको क्या कहते हैं गेरियाट्रिक और जेरियाट्रिक इस तरीके से कहते हैं, केयर कहते हैं कि जैसे मतलब जो वृद्धजन है वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनको है ना एक केयर टेकिंग किस तरीके से अच्छी दिया जा सके। तो उसके लिए क्या है कि जैसे मतलब एक प्रोफेशनल होते हैं, जैसे मतलब आपको पता है नर्सेज वगैरह हैं तो वो हॉस्पिटल के अंदर अच्छे से केयर टेकिंग करती हैं, उसी तरीके से आपको घर पे यदि वृद्धजन है तो उनका केयर टेकिंग करवानी है किसी से प्रोफेशनल तरीके से, तो उसके लिए क्या है कि शतायु डैशबोर्ड है इसके ऊपर होता है। और उनको क्या है कि जो केयर टेकर हैं तो उनको प्रशिक्षण वगैरह देना, उनका जो रजिस्ट्रेशन है ये सब करना, ये सब है ना इस पे शतायु डैशबोर्ड है इसके ऊपर होता है। जैसे मतलब हम क्या है कि आजकल क्या है कि एकल परिवार हो चुके हैं और हम क्या है कि शहरों के अंदर रहते हैं तो बाहर चले जाते हैं किसी काम से या फिर पढ़ाई से इस तरीके से, और पीछे जो वृद्धजन है उनको संभालने के लिए ये गेरियाट्रिक केयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शतायु डैशबोर्ड है इससे संबंधित है कि मतलब वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से संबंधित है। ठीक, और देख लेते हैं इसमें क्या है। पहली बात है मंत्रालय आपको पता ही होना चाहिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक, उसके अलावा जैसे मतलब ये जीएस पेपर 2 के अंदर आप लिखते हैं ना इसको वैसे। उसके बाद में जैसे शतायु क्या है वैसे 3 के अंदर भी आता है लेकिन आप 2 के अंदर लिखना है इसको। अब क्या है कि शतायु की फुल फॉर्म भी है कुछ, तो होलिस्टिक केयर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फॉर सीनियर सिटीजन, इसके लिए शुरू किया गया है। डैशबोर्ड है ये, प्रमुख कार्य क्या है वो नहीं है काम का हमारे, वो मैंने बता दिया आपको, इतना जरूरी नहीं है। फिर प्रबंधन और नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी कौन सी है, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान NSID। ये है ना प्रशिक्षण का काम कौन करेगी, ये संस्था करेगी। उनका जो मतलब गेरियाट्रिक है ना केयर करने वाले जो प्रशिक्षण जिनको दिया जाएगा तो वो है ना उनकी ट्रेनिंग का काम ये करेगी। उसके बाद में व्यापक लक्ष्य है कि मतलब वरिष्ठ नागरिकों के आयु अनुकूल इकोसिस्टम वगैरह ये काम का नहीं है, चर्चा में क्यों है वो भी ठीक है कि मतलब इसमें कोई टेक्निकल दिक्कत हो गई थी इसलिए सरकार ने है ना इसके कहा है कि भाई है ना ये टेक्निकल दिक्कत है। तो अगला आर्टिकल है 150 करोड़ और उससे ज्यादा की लागत वाली जो केंद्रीय अवसंरचना परियोजना है उनको त्वरित रिपोर्ट, जैसे मतलब एक इसके लिए एक पैमाना पोर्टल है
जैसे मतलब आपको पता है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो मतलब 150 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए क्या है कि मतलब एक पैमाना पोर्टल है, उस पे एक एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया गया है। और क्या है कि जैसे मतलब बुनियादी संरचना या अवसंरचना वाली कोई है ना, बड़े बड़े जैसे रेलवे पुल वगैरह है, आप देखते हो कि 10-10 साल से है ना कोई प्रोजेक्ट है वो लटका हुआ है, उसका काम नहीं हो रहा। फिर उससे क्या होता है कि उसकी लागत है ना, जैसे महंगाई बढ़ती है, उसकी वजह से है ना उसकी लागत बढ़ जाती है, और वो यदि टाइम से हो जाता तो उसकी लागत है ना कम आती। तो इसलिए क्या है कि इस सब के सबसे निपटने के लिए ना एक पैमाना पोर्टल है। ठीक है, तो सरकार ने इस तरीके से अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए ना एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया है ये। ठीक है, तो इससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो इसमें क्या है कि जैसे मतलब कार्य प्रणाली, कि एक डेटा एक प्रविष्टि, ये हमारे काम का नहीं है। तो बस आपको पैमाना पोर्टल है, ये किससे संबंधित है सिर्फ इतना ही लिखना है आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अब क्षेत्रवार मंत्रालय वगैरह, ये क्या है कि शीर्ष मंत्रालय कौन सा होगा, ये मंत्रालय काम का है, थोड़ा सा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, इसके पास में ना सबसे ज्यादा परियोजनाएं हैं। फिर उसके बाद में रेल मंत्रालय के पास में परियोजनाएं हैं। कि मतलब ये कौन कौन से है ना पैमाना पोर्टल है, तो उसके ऊपर कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं वो है ना इंपॉर्टेंट है, कि सबसे ज्यादा है ना इसी के है ना वो आ रहे हैं। उसके बाद में इसकी जो अवसंरचना परियोजनाएं वो आ रही हैं। ठीक है, वैसे ये लिखना नहीं है, ज्यादा मत लिखना इसको, बस इसको है ना पैमाना पोर्टल है, इस ये क्या है इसको है ना एक लाइन के अंदर आगे लिख देना, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको। देखो, अगला आर्टिकल है ना, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ये नेशनल फार्मा प्राइजिंग अथॉरिटी है ये। तो इससे बेहतर नागरिक सेवा फार्मा जन समाधान, देखो दो पोर्टल थे, एक तो है फार्मा जन समाधान, ठीक है, और दूसरा पोर्टल है फार्मा सही दाम पोर्टल। इन दोनों को है ना मर्ज कर दिया गया है। देखो, फार्मा जन समाधान है तो ये क्या है कि जैसे मतलब फार्मा सेक्टर के अंदर कोई भी शिकायत वगैरह करनी होती है, तो है ना मतलब सही से दवा नहीं मिल रही है, एक्सपायरी वाली है, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, तो फार्मा जन समाधान पोर्टल पे आप जाके और उसकी शिकायत कर सकते थे। उसके अलावा फार्मा सही दाम की, मतलब जो फार्मा वाले जो मतलब दुकानदार हैं ये सब हैं, तो आपको है ना यदि उसको ज़्यादा दाम के ऊपर है ना वो दवाई बेच रहे हैं, तो आप है ना उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। ये है फार्मा सही दाम की, सही दाम पे आपको नहीं मिल रहा है तो इन दोनों को है ना मर्ज कर दिया, इन दोनों पोर्टल को अब मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, कि मतलब समाधान है, शिकायत वगैरह भी यहीं कर सकते हो, और इसकी शिकायत नॉर्मल शिकायत है वो भी कर सकते हो, और दाम वाली दिक्कत है तो भी है ना यहीं शिकायत कर सकते हो। इससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो देखो, एकीकरण का मुख्य लाभ, कि मतलब एकीकरण के मुख्य लाभ क्या क्या हो सकते हैं भाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके पोर्टल ऐप है, दोनों पे है ना आसानी से ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद में पोर्टल के मुख्य कार्य, फार्मा सही दाम है, तो इसका काम क्या होगा कि जो अनुसूचित, एक तो शेड्यूल होती हैं, एक होती है गैर शेड्यूल दवाइयों की कीमतों की अद्यतन मतलब जानकारी वगैरह क्या है वो सारी पता चल जाएगी। मतलब शेड्यूल कौन कौन सी होती हैं, जो सरकार है ना इस तरीके से चाहती है कि भाई ये दवाइयां हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं, मतलब एक लाइफ सेविंग डिजीज है, तो उनके लिए दवाइयां हैं, तो उनका दाम है ना ज्यादा बढ़े नहीं, उसके लिए सरकार इनको है ना रेगुलेट करती है, तो होती है शेड्यूल। ठीक है, और नॉन शेड्यूल है ना वो दवाइयां होती हैं जो मतलब कंपनी है तो वो अपने हिसाब से दाम को कर सकती हैं, लेकिन ना उसके ऊपर भी सरकार कहती है कि भाई 10% है ना एक साल के अंदर ना इससे ज्यादा है ना आप इसका दाम नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दवाइयां हैं, तो उनकी कीमतों वगैरह की है ना जानकारी वगैरह यहाँ पे ना मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में फार्मा जन समाधान है, इसके बारे में बता चुका हूँ कि मतलब शिकायत वगैरह यदि पैसे भी ज्यादा हो रहे हैं या फिर कोई भी शिकायत है उनको करनी है तो यहाँ पे रिपोर्ट की जा सकती है। तो इन दोनों को एक कर दिया गया है, ये है ही आर्टिकल में। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका गठन 1997 के अंदर हुआ था, फिर प्रस्ताव के द्वारा हुआ था, मतलब ये कोई वैसे नहीं है, मतलब कि स्टेचुरी बॉडी नहीं है ये। फिर उसके बाद में मंत्रालय कौन सा है, रसायन उर्वरक और मंत्रालय, ये ठीक है, ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल वाला। उसके बाद में औषधि विभाग है उसके अंदर, उसके तहत आता है ये। बाद में इसका कार्य क्या होगा कि देखो, पहली बात तो है कि ये स्वतंत्र रूप से ना एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, कि औषधियों का मूल्य है ना वो ज्यादा ना बढ़े, उसके निर्धारण के लिए है ना ये रेगुलेटर की तरह काम करेगा, पहली बात। दूसरा, एक ये आदेश है डीपीसीओ 2013, इसके प्रावधानों के अनुसार है ना औषधियों की कीमतों का निर्धारण या संशोधन किया जाता है। जैसे मतलब ये वही है जो है ना शेड्यूल दवाइयां हैं, तो उनकी औषधियों का ना दवाइयों का जो लाइफ सेविंग डिजीज वाली जो दवाइयां हैं, तो उनका निर्धारण है ना इसके तहत ही किया जाता है ये। ठीक है, तो ये औषधि मूल्य निर्धारण आदेश है, इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, इसी के तहत किया जाता है, इसके तहत है ना इनको अधिकार मिलता है। ठीक है, अब देखो अगला आर्टिकल है ना, ये वेनेजुएला से संबंधित है। वेनेजुएला के अंदर आपको पता है कि बहुत खतरनाक भूकंप आया है ना, तो इससे संबंधित ये आर्टिकल है। पहले आप, पहली बात है कि अपन वेनेजुएला की ये देख लेते हैं लोकेशन।
ये वेनेजुएला है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कौन कौन से देश हैं इनके आसपास में, एक तो ये कोलंबिया देश हो गया, फिर गुयाना है, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है इसके अंदर, फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्राजील देश है, ये हो गया। उसके बाद में जैसे मतलब ये राजधानी है, ये हो गई। अब कि देखो ये मराकाईवो नदी झील है यहाँ पे, फिर उसके बाद में ये ओरनाको नदी है, ये यहाँ पे जाती है इस तरीके से, तो ये नदी हो गई। तो ये तो एक नॉर्मल चीजें हैं इसके बारे में कि मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है वो हमने देख ली। अब आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, तो मतलब ये जो टॉपिक है, तो ये आपको पता है कि भाई ज्योग्राफी के अंदर आएगा। और उसके अंदर जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, तो आप मतलब जो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, तो उसके अंदर आप देखते ही हो वैसे तो। और यदि आप थोड़ा नए हो कि अभी सिर्फ है ना आप पीआई भी देख रहे हो, तो आपको ना स्टैटिक साथ साथ में अब है ना इसके साथ में आपको देखना है कि प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। उसके बाद में देखो, तो ये प्लेटें हैं यहाँ पे, जैसे मतलब ये तो है साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट है, और ये कैरेबियन प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पे है ना इन दोनों की ना इस तरीके से मतलब एक घर्षण टाइप में ऐसा होता है इसके अंदर, घर्षण टाइप में मतलब कि भाई इसकी है ना दिशा है, मान लो ये है और इसकी दिशा भी ये है, ठीक है। वैसे तो इसकी दिशा है ना ये वाली है, इधर जाती है, और ये भी इधर जाती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि बोनाको फॉल्ट है, एक ये फॉल्ट है, तो इससे क्या है कि ना भूकंप ज्यादा आता है, कि मतलब ये रगड़ती हैं इस तरीके से, या तो क्या प्लेट होती हैं तो वह ना मतलब एक सबमर्ज टाइप में होती हैं, या फिर ना दूर जाती हैं, इस तरीके से दो टाइप की होती हैं। और तीसरा ये टाइप होता है, इससे क्या है कि खतरनाक भूकंप आने की ज्यादा चांस होता है, कि जो है ना स्लाइड आसपास में जो स्लाइड ज्यादा करती हैं उनकी वजह से। तो एक तो ये फॉल्ट है यहाँ पे, एक सेंस सर्वेशियन फॉल्ट ये भी यहाँ पे है, और एक ये है एल पिलर फॉल्ट, तो ये तो राजधानी के पास में है इस जगह पे, ठीक है। तो ये तीन फोल्ट है, तो इस बार जो भूकंप आया है वो इस फोल्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इनके नाम है ना आपको याद रहने चाहिए कि भाई यहाँ पे इस जगह इसकी लोकेशन है, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है और कैरेबियन प्लेट है। तो यहाँ पे एक नजका प्लेट भी है, आपको पता है, तो इसका भी है ना थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है यहाँ पे, ठीक है, जो एंडीज पर्वत के निर्माण के अंदर। अब ये देखो पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज है, और पर्यटन क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें है ना मतलब सरकार कर रही है, छोटी मोटी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं, तो मैंने इसको डाल दिया। और ज्यादा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये आर्टिकल आज वाला। तो इसमें क्या है कि जैसे पर्यटन है, तो पर्यटन का महत्व क्या होता है, जैसे मतलब एक आर्थिक महत्व होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं तो उनको रोजगार मिलेगा, जैसे मतलब कश्मीर के अंदर आप देखो, हिमाचल के अंदर देखो, केरला के अंदर देखो, जो लोकल टूरिज्म है उसकी वजह से आर्थिक रूप से इसकी महत्वपूर्ण है। एक सांस्कृतिक महत्व है कि लोगों को क्या है कि सांस्कृतिक तौर पे है ना आदान प्रदान होता है, वहां पे लोग हैं तो इस तरीके से भी जाते हैं कि भाई घूमने भी जाते हैं। उसके अलावा वहां पे आजकल लोग हैं जो मतलब वेल एजुकेटेड क्लास है, तो वो क्या है कि वहाँ की है ना संस्कृति को अच्छे से देखना चाहती है कि वहाँ पे क्या क्या लोग हैं, मतलब जैसे मतलब वहाँ पे कुछ मेले हैं, त्योहार हैं, या फिर है ना उनके घरों के अंदर जो होम स्टे टाइप में रह के उन वहाँ के कल्चर के बारे में जानना, ये सारी चीजें होती हैं। तो आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पे है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में पर्यटन में वृद्धि, कि अभी 2014 से 2025 के बीच में काफी सारी वृद्धि हुई है, जैसे मतलब 181.25 मिलियन है ना इंटरनेशनल जो नागरिक हैं वो है ना आए हैं, ठीक है, मतलब भारतीय अनिवासी और जो एनआरआई वगैरह हैं वो सब है, और दोनों मिला के उसके अंदर से तो सिर्फ है ना विदेशी पर्यटक तो सिर्फ ये है, इतने ही है, ठीक। अब बुनियादी ढांचे जैसे मतलब एक स्वदेश दर्शन योजना चल रही है, जिसके अंदर आपको पता है कि बुद्ध बुद्ध सर्किट वगैरह इस तरीके से अलग अलग सर्किट है वो बनाए जा रहे हैं। तो एक स्वदेश दर्शन योजना है, उसी का 2.0 है, तो वो भी आ चुका है। उसके बाद में आध्यात्मिक पर्यटन है, तो उसके लिए क्या है प्रसाद स्कीम है, कि जो आध्यात्मिक तौर पे जो मतलब अलग अलग एरिया जैसे अजमेर हो गया, ऐसे काफी जगह हैं, तो उनको है ना जैसे मतलब इनको विकसित किया जाता है, मतलब इनकी अवसरणात्मक तरीके से जैसे पानी बिजली ये सारी चीजें मतलब सीवेज ट्रीटमेंट सब कुछ है ना विकसित किया जाता है, ये प्रसाद योजना के तहत आता है। तो इसके तहत जैसे मतलब सोमनाथ, श्रीशैलम, उत्तर प्रदेश में पवित्र गोवर्धन, इस तरीके से भारी संख्या वाले श्रद्धालु हैं, तो उनकी सुविधा के लिए सुरक्षा में व्यापक सुधार के लिए ना ये प्रसाद स्कीम लेके आए थे। अब आगे पूंजी निवेश के लिए मतलब एक स्कीम ये हो रहा है कि पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता, कि राज्यों को है ना इसके अंदर पर्यटन क्षेत्र के अंदर यदि है ना उनको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए केंद्र सरकार है वो सहायता देती है। ये स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये है 2024-25 के बजट के अंदर है ना अनाउंस हुई थी, और सरकार ने वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित जो पर्यटन के केंद्र है उनके विकास के लिए पहल शुरू की है। ये तीन स्कीम हो गई। अब उसके बाद में सतत पर्यटन और ओवर टूरिज्म, यदि ओवर टूरिज्म ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा आप देख रहे हो कि पहाड़ों के अंदर बहुत ज्यादा टूरिज्म वगैरह सेक्टर वाले मतलब लोग है ना बहुत ज्यादा चले जाते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन वगैरह ये सब हो जाता है, तो चुनौतियां रहती हैं।
अब उसके लिए क्या है, हिमालयन ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं लोग, बर्ड वॉचिंग के लिए करते हैं, कछुआ पर्यटन करते हैं। इस तरीके से क्या है कि एक शांत वाली जगह होती है वो ज़्यादा पसंद करने लगे हैं आजकल। तो उसके लिए क्या है कि भीड़ वाले से बचने के लिए ना इस तरीके के पर्यटन है वो आजकल इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। ठीक है। अब ट्रेवल फॉर लाइफ ये कार्यक्रम है तो पर्यटकों को व्यवसाय और पर्यावरण दोनों के प्रति है ना जिम्मेदार बनाने के लिए कि भाई आप है ना ट्रेवल भी करो और लाइफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि मतलब जैसे मतलब एनवायरनमेंट है तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सचेत करने के लिए विकल्प प्रोत्साहित करता है। अब तमिलनाडु के अंदर एक मामल्लपुरम है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको मान्यता दी गई है। अब इसने क्या है कि प्रतिष्ठित ग्रीन डेस्टिनेशन सिल्वर ग्लोबल सर्टिफिकेशन ये भी हासिल किया है। तो ये ऐसा पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसने ये वाला है ना सर्टिफिकेट हासिल किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में चुनौती आधारित गंतव्य, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये मतलब पेपर 3 के अंदर आएगा। वैसे तो ये पूरा टॉपिक है पर्यटन वाला, आपको पता ही है। और चुनौती आधारित गंतव्य विकास मतलब इसके तहत क्या होता है कि 38 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या है कि असम के अंदर, ये देखो नाम है इसका, पानी दिंग पक्षी अभयारण्य है। पहली बात ये आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड है ना, ये इन्हीं के अंदर आ जाते हैं और वहीं से डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये है असम के अंदर। तेलंगाना के अंदर निजाम सागर है, जलाशय। इनको इको पर्यटन के तौर पे शामिल किया गया है, कि मतलब जैसे चैलेंज के तौर पे है ना इसको, मतलब कि जो पर्यटन क्षेत्र है तो उनको है ना विकसित करने के लिए चैलेंज टाइप में, जैसे मतलब उनके कंपटीशन है ना वो डेवलप कर किया जाता है। तो चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट ये है एक स्कीम। ठीक। अब जैसे रैंकिंग के अंदर ना भारत ने उछाल की है, जैसे मतलब ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है एक। ठीक है, तो इसके अंदर भारत है 2013 में 65वें स्थान पे था, अब 39वें स्थान पे है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे निधि प्लेटफॉर्म है, जैसे मतलब होम स्टे टाइप में इस तरीके से नहीं होते क्या, तो उनके विकास के लिए या फिर उनको है ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है ना लेके आई है सरकार, कि निधि प्लेटफॉर्म है, निधि प्लस है, ये दो प्लेटफॉर्म है। दो होम स्टे हैं या फिर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह वो वहीं पे ही करना है, तो सब कुछ है ना डेटा वगैरह उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। केंद्र सरकार का ये प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेवल एजेंट वगैरह कौन कौन होंगे वो सब चीजें ना वहां पे उसके ऊपर दे दी जाती हैं। अब माइस पर्यटन है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे G20 की अध्यक्षता है ना, उसमें माइस पर्यटन, जैसे माइस की फुल फॉर्म क्या होती है, पहली बात है मीटिंग, फिर उसके बाद में इंसेंटिव देना उनको, फिर कॉन्फ्रेंसेज करना, एग्जीबिशन करना। ठीक है, तो जैसे मतलब बाहर के जो लोग आए हुए हैं तो उनके लिए इस ये सारी चीजें है ना, वो क्या है कि जैसे मतलब हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए, ये पर्यटन को है ना बढ़ावा देने के लिए, साथ में कि G20 है तो उस टाइम पे पूरी दुनिया की नजर यहाँ पे थी। और उसी टाइम पे माइस है ना इसको कर दिया गया कि मतलब हम मीटिंग भी अलग अलग जगह कर रहे हैं, इनिशिएटिव है तो वो भी अलग अलग जगह से शुरू कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज वहाँ वहाँ पे कर रहे हैं, कि मतलब जैसे मामल्लपुरम के अंदर कर दिया या फिर कहीं भी कर दिया, तो एग्जीबिशन है वो सब हो रही है। तो उससे क्या है कि वैश्विक गंतव्य के रूप में ना इनको स्थापित किया गया है इसके द्वारा। अब ये मतलब आप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास है ना, उसके अंदर ये चीज लिख सकते हो, माइस टूरिज्म। उसके बाद में मानव पूंजी का विकास और देखो अपना देश। अब नागरिकों के जो घरेलू पर्यटन है, देखो अपना देश अभियान को शुरू किया गया, मतलब घरेलू पर्यटन है, स्थानीय आजीविका है, उसको बढ़ाने के लिए ना ये है। ठीक है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था में पर्यटन और वर्तमान भविष्य का योगदान क्या है, कि वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था है तो उसके अंदर ना बहुत ज्यादा योगदान हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट है ये। अब देखो हमें हमने एक है ना मल्टी फ्लो लेन फ्री फ्लो टोलिंग जोन, इसके बारे में पढ़ा था। अब इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं वैसे तो हम, लेकिन है ना इसमें एक दो चीजें मेरे को थोड़ी नई लगी। गेंट्री आदित्य रहना टोल संग्रह। ओहो, गर्मी भी, आज लाइट भी गई हुई है, तबीयत भी खराब है, सारी चीजें एक साथ में हो रही हैं। तो इसमें क्या है कि ओवरहेड गेंट्री है ना, जैसे मतलब कि ऊपर है ना, जैसे 5 से 6 मीटर के बीच में एक कैमरा वाला ऊपर से है ना वो लगा दिया जाता है। ये क्या होता है कि 5.5 से 6 मीटर की है ना न्यूनतम ऊर्ध्वाधर है ना ऊंचाई के ऊपर वो कैमरेज वगैरह लगा दिए जाते हैं, और वो सीधा है ना आपका टोल काट लेंगे कैमरे के थ्रू ही। ठीक है। अब भीड़ भाड़ मुक्त टोलिंग क्षेत्र होगा, कि मतलब इसमें क्या होगा, 200 मीटर के ना वहां पे है ना जो मतलब एरिया होगा, तो वहां पे पार्किंग एरिया होगा, और वहां पे 200 मीटर का है ना अतिक्रमण अनधिकृत ठहराव, इसको रोकने के लिए है ये सब। ठीक है। उसके बाद में मजबूत प्रवर्तन तंत्र, जैसे कि मतलब रूट पेट्रोल वाहन वहां पे होंगे, फिर स्थानीय प्रवर्तन एजेंसियां, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, नंबर प्लेट से छेड़छाड़, टोल की चोरी जैसे उल्लंघनों को रोकने के लिए ना इनके हिस्सों को सक्रिय रूप से निगरानी ये करेगा। ये मतलब रूट पेट्रोल वाहन होंगे वहां पे, कुल मिला के ये है। ठीक है, तो वो है ना जो जो भी गड़बड़ कर रहे हैं ना उनके लिए है ना ये वाहन चलेंगे उस टाइम पे। अब टोल भुगतान में विफलता की ई सूचना, कि मतलब ई नोटिस वगैरह और वो है ना होगा, ये आपको बता चुका हूँ उससे पहले। और ई नोटिस ये भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, इतना ही है। हाँ, इसको आप क्या है कि राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप, इसके ऊपर है ना ये देख सकते हो।
कि आपके वाहन के डेटाबेस है तो मोबाइल नंबर पे आपको कोई नोटिस वगैरह भेजा है तो इस पे जाके आप देख सकते हो, ये भी ठीक है। तो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने गोला कर दिया कि पहले की जो चीजें थी उसके अंदर ना ऐड करोगे आप इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला है कि इसमें समुद्री प्रोटोकॉल से संबंधित है कि जैसे एक बंगनपल्ली आम है ना, इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कि भाई जैसे समुद्री यात्रा है तो उसकी वो हमारी है ना थोड़ी मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो समुद्र के थ्रू करेंगे तो थोड़ा है ना सस्ता होगा, लेकिन क्या है कि खराब होने की दिक्कत रहती है। और यदि हम हवाई यात्रा के थ्रू भेजते हैं मतलब एयरप्लेन एरोप्लेन के थ्रू है ना निर्यात करते हैं तो उसमें क्या है कि भाड़ा ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। तो इन दोनों चीज़ों से निपटने के लिए अब है ना जैसे मतलब जैसे बंगलपनी आम है, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, ये पता होना चाहिए पहली बात। दूसरा कि ये ना समुद्र के रास्ते ना सिंगापुर निर्यात किए जा रहे हैं तो इसके लिए क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजी यूज में ली जा रही है कि उस वो आम है ना उसकी सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए और वो खराब नहीं हो जल्दी, तो उसके लिए ठीक है। तो मतलब समुद्री यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कि भाई सस्ते तरीके से निर्यात कर सकें हम, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कमाए। तो देखो मुख्य घटना तो ये आपको पता है कि एपेडा ने मिलके ना हाँ ठीक है, एपेडा है ना ये हो गया, और आईसीआर का ये सीआईएसएच है ये, तो इन्होंने क्या है कि इसको मिलके तैयार किया है हाल ही में, ठीक है। उसके बाद में इसके लाभ क्या होंगे, सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी 30 दिनों तक है ना, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, मतलब कि वो खराब नहीं होंगे 30 दिनों तक, इस तरीके से है ना उनकी पैकेजिंग वगैरह इस तरीके से की जाएगी। ये काम का नहीं है हमारे कि निर्यात लागत हवाई में इतनी है समुद्री में इतनी है, कोई काम का नहीं है। फिर ये CISH मैट वॉश, इसमें क्या होता है कि लंबी दूरी के तक के रोग मुक्त और ताजा रखने वाली है ना धुलाई तकनीक है ये, कि मैट से है ना इस तरीके से वॉश कर दिया जाता है, तो ये धुलाई करने की एक टेक्निक हो गई। फिर फोन्सी कोट, एक है ना कोटिंग टाइप में कर दी जाती है कि जिससे क्या है कि रसायन वगैरह है ना वो हटा दिए जाते हैं उससे पहले, रसायन मुक्त है, और उत्पादन के लिए इस्तेमाल की गई बायो कंट्रोल तकनीक है ये, कि रसायनों को हटा के और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाएगी इसके थ्रू, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। एक तो मैट वॉश है, इसको आप लिख सकते हो मेंस के अंदर भी, और फॉन्सी कोट है ये दो चीजें आपको याद रखनी है बस, ठीक है। बाकी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। और बंगनपल्ली आम है, इसके बारे में ध्यान होना चाहिए, आंध्र प्रदेश का है। अब क्या है कि जैसे ये वाला न्यूज है कि उपराष्ट्रपति जी हैं तो उन्होंने क्या है कि भवैया लोक नृत्य है, लोक परंपरा है ये क्या है कि सॉरी असम है हो गया, और उसके अलावा जैसे मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है बंगाल हो गया, तो यहाँ पे ये फेमस है भवैया लोक परंपरा, ठीक है। तो इससे संबंधित है इनको कोई किताब वगैरह ये लॉन्च की है, तो भवैया लोक परंपरा है, तो उसके बारे में हमें देखना है कि जैसे मतलब बंगाल हो गया, असम हो गया, और आसपास का एरिया है यहाँ पे होती है, पहली बात ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मतलब जीएस पेपर 1 है उसके अंदर आएगा। उसके बाद में ये कौन है, कोच राजवंशी समुदाय है, इनके द्वारा है ना ये संबंधित समुदाय है कि ये है ना इस सांस्कृतिक विरासत को मतलब संभाल के रखती हैं, ये इंपॉर्टेंट है पहली बात। दूसरी बात ये दो चीजें आप नोट्स के अंदर लिखना। फिर उसके बाद में मुख्य विषय मतलब लोक संगीत है इसके अंदर, और कृषि परिदृश्य है कि मतलब मौसमी त्योहार है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मतलब कि मावत है तो उसकी कहानी वगैरह आप है ना गा के सुना रहे हो, या फिर ना जो भी कृषि त्योहार है तो उस टाइम पे भी गाने गा के सुना रहे हो, तो ये सारी चीजें है ना इसके अंदर होती हैं, उसको गाने के थ्रू है ना बताया जाता है। चर्चा में क्यों है कि उपराष्ट्रपति जी ने ये किताब है तो इसको लॉन्च किया, वो काम का नहीं है। लेखक कौन है, ये भी हमारे काम का नहीं है, डॉक्टर जयंत कुमार राय और सुश्री संगीता रॉय। यदि पीसीएस की आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी वैसे यूपीएससी में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इतना ही है। अब क्या है कि जैसे मतलब उपराष्ट्रपति जी ने बताया कि जैसे संगीत के लिए पहले सामवेद था, फिर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र है तो ये भी है, तो इस तरीके से इनका भी उल्लेख उन्होंने किया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ऊपर वाली दो तीन चीजें थी ये लिखनी है आपको। अभी क्या है कि जैसे मतलब इबोला वायरस है ना वो ज़्यादा फैला हुआ है, और उसका एक स्ट्रेन है बुंडी बुगियो, वो आपको पता है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, लगभग 1.5 महीने पहले बता चुका हूँ, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। तो क्या है कि एयर सुविधा पोर्टल है ये लॉन्च किया है इसके लिए कि इस बाहर से कोई आने वाले लोग हैं, विदेश यात्रा करने वाले हैं, तो उनका है ना वो सेल्फ अपना डिक्लेरेशन दें कि भाई हम यहाँ यहाँ इन इन देशों के अंदर जाके आए हैं। आपको पता है कि मतलब अफ्रीका के अंदर 2-3 देश हैं, कांगो वगैरह इस तरह के, कांगो डीआरसी वगैरह इस तरीके से देश हैं, तो वहाँ पे है ना ये ज़्यादा फैला हुआ है इबोला वायरस, और वहाँ पे यदि आप जाके आए हो तो उसके अंदर क्या है कि सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप में होगा कि उसके अंदर आप बता सकोगे, और उससे क्या है सरकार आपको थोड़ा क्वारंटाइन करके या फिर आपकी जांच वगैरह है ना वो आसानी से कर सके। तो एयर सुविधा 2.0 पोर्टल है वो इसके लिए लॉन्च किया गया है, बस इतना ही है ये। देखो ये दो क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बहुत कम लोग लिखते हो आप आंसर्स, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, और ये दो मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। आज सेशन यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू। और देखेंगे कि यदि हम क्या है कि जैसे कल यदि तबीयत ठीक रही तो है ना हम कल भी डिस्कशन करेंगे, वरना सीधा मंडे को मिलेंगे हम।